नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस दैनिक क्विज में जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप यूपीएससी के रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, वो फॉर्म जाके आप भर दीजिएगा। आपको बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से कॉल आ जाएगी जिससे आपका 1-to-1 एक काउंसलिंग सेशन हो जाएगा, तो आप उसमें कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। चलिए अब बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किरण, पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान की भागीदारी का उद्देश्य है। आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को निशुल्क प्री मैट्रिक कोचिंग प्रदान करना, युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करना और शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में प्रतिभा पलायन को हतोत्साहित करना, विभिन्न पारंपरिक आधुनिक व्यवसायों में जनजातीय युवाओं के कौशल को उन्नत करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान एवं विकास में अधिक महिला प्रतिभाओं को शामिल करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लैंगिक समानता अर्थात जेंडर जो इक्वालिटी है उसको लाना। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। कई बार किरण स्कीम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका पीआईबी का आर्टिकल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सा मतलब हो गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएसटी बोलते हैं। इसकी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर एक पोर्टल लॉन्च करा गया है, स्वाति, साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इस पोर्टल के अंतर्गत पूरा एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। उस डेटाबेस में जो भी हमारी वुमेन्स हैं, वो भारत के अंदर जो भी इन्वॉल्व है साइंस टेक के क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उनका पूरा एक डेटाबेस बनाया जाएगा। ये क्यों बनाया जाएगा, जिससे कि जेंडर गैप जो है उसको कम करा जा सके। हमको पता होता है, जैसे आप देखोगे मैक्सिमम साइंस में, अनुसंधान के क्षेत्र में यहां पर बहुत ज्यादा मेल यहां पर भागीदारी रहती है, बट वुमेन्स की जो भागीदारी है वो बहुत कम रहती है। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स तभी आपको पता चलेंगी जब आपके सामने डेटा होगा। आप समझ पा रहे हो ना, इसीलिए डेमोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हमारे पास डेटा ही नहीं होगा कि किस क्षेत्र से कितनी महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध हैं या उनकी इंटरेस्ट है, तब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव पोर्टल है, इसको स्टार्ट किया गया है। ये पॉलिसी मेकिंग में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा। अब जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो कि किरण की बात हो रही है, तो किरण योजना ये वुमेन्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका अधिक से अधिक उनकी भागीदारी हो, इसलिए स्टार्ट करी गई थी। इसमें बाकायदा फेलोशिप की भी प्रावधान है कि इतने इतने पैसे वुमेन्स को दिए जाएंगे, जिससे कि जितना मेन का पार्टिसिपेशन है उतना ही वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी हो। अब आप अगर इस ऑप्शन में नजर डालेंगे तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो महिला प्रतिभाएं होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करना, जिससे कि जो जेंडर गैप है उसको कम करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, कौन से कथन सही हैं। आपके सामने यहां पर कथन दे रखे हैं। मालधोक पक्षी अभ्यारण्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में एक महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र है जो कि राजस्थान में है। साइट्स, जंगली और जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। लुप्तप्राय जो पौधे और जानवर होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खतरों से बचाने के लिए ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, यानी कि बहुपक्षीय संधि है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए। द हिंदू में एनवायरनमेंट से हम इसको कनेक्ट करेंगे, थर्ड पेपर में आपका ये आएगा। यहां पर देखिए द हिंदू का एक आर्टिकल था जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में ये बोला गया है। जैसे कि यहां पर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख रहे हो, रोला पाडू, ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। यहां पर ना पिछले लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को स्पॉट नहीं किया गया, तो ये एक निगेटिव हमारे लिए बात है। उसी के साथ साथ एक पॉजिटिव बात यह भी है कि जो पोखरण है राजस्थान के अंदर, उसमें एक मेजर अचीवमेंट यह मिला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पहली बार यहां पर आप देखोगे कैप्टिव यानी कि जो कैद करके रखे जाते हैं उनके संरक्षण के लिए, वहां पर ब्रीडिंग कराई गई। तो 2023 में पहला कैप्टिव ब्रीडिंग का केस यहां पर सामने आया, जो कि एक पॉजिटिव बात है इनकी पॉपुलेशन को रिटेन करने के लिए। अब देखो यहां पर जब भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात करते हैं तो इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गोडावन। ठीक है, बड़ा पक्षी होता है, 1 मीटर के लगभग इसकी हाइट होती है। सबसे ज्यादा खतरा इसको कैसे होता है, शिकार से। ब्रिटिश काल में इसका बहुत ज्यादा शिकार हुआ। ग्रासलैंड यानी कि जो घास भूमियां होती हैं उस पे ये रहना पसंद करते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, टूरिज्म बढ़ा, उसके वजह से हमको रोड्स बनानी पड़ी, ऑटोमोबाइल सेक्टर वहां पर इन्वॉल्व हो गया, जिससे कि ग्रासलैंड में कमी आई। तो इनके जो हैबिटेट है, जो इनका आवास है, उसमें कमी आती है, वो एक नुकसानदायक है। सबसे बड़ा एक नुकसान इनको हुआ विंड मिल्स यानी कि जो पवन चक्कियां होती हैं। अब जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाती हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफी ज्यादा भारी पक्षी है, काफी बड़ा पक्षी है, ऑस्ट्रिच की जैसा।
तो इसके बारे में कहा जाता है ये मतलब उड़ता तो है बट ये बड़ी लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकता इसके वजन के कारण। दूसरी एक प्रॉब्लम ये होती है कि काफी दूर तक ये देख नहीं सकता है, तो जब भी इसके सामने ट्रांसमिशन लाइंस आती हैं तो इसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, तो इनसे टकरा कर भी इसकी मौत होती है। तो कई बार आप देखोगे जिसके बारे में कहा जाता है फायर फ्लाई डिटेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी ट्रांसमिशन लाइंस में बिछाए जाते हैं। जैसे कि कोई खंबा सामने आता है, कोई तार सामने आता है, तो उसमें एक फायर फ्लाई का एक डिटेक्टर लगा हुआ है, वो अचानक से चमकेगा कब, जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केवल 50 मीटर की डिस्टेंस पर रह जाएगा, जिससे कि इसकी आंखों में एक चकाचौंध होती है, जिससे कि अपना ये रास्ता डाइवर्ट कर सकता है। तो इसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। IUCN में क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। जो हमारा वन्य जीव अधिनियम 1972 है उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर आप देखो मालधोक जो है वो राजस्थान में नहीं है, वो कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो इसको बड़े से जानते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे ये एकदम सही स्टेटमेंट है, और थर्ड वाला स्टेटमेंट भी एकदम सही है। साइट्स को बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि जो भी हमारे जंगली पौधे होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनके व्यापार से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार यदि करते हैं और उनकी प्रजाति की पॉपुलेशन में अगर जरा सा भी संकट आएगा तो उसको रोकने के लिए संधि बनाई गई थी। तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कीस्टोन प्रजातियां वे हैं जिनका किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में उसकी जनसंख्या के सापेक्ष अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हाथी, समुद्री ऊदबिलाव, हमिंग बर्ड प्रमुख प्रजातियों के उदाहरण है। इसको लगाने का प्रयास करिए। अब यहां पर देखोगे द हिंदू का एनवायरमेंट पे आर्टिकल है। केरला के अंदर एक कमिटी का गठन करा गया है। बेसिकली वो कमिटी क्या करेगी, जो बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक जानवर अपना सीमा क्रॉस करके दूसरे क्षेत्र में जाता है जहां पर कोई नगर या गांव होता है, तो वहां पर जो मानव पशु एक होता है ना कॉन्फ्लिक्ट, उसको रोकने के लिए यहां पर एक कमिटी का निर्माण किया गया है। तो अब यहां पर मैंने आपके लिए पर्यावरण से क्वेश्चन बनाए कीस्टोन प्रजातियों को लेकर। कीस्टोन प्रजातियां आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति होती अपने इकोसिस्टम में, यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हाथी, तो ये अपने पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसी प्रजाति है कि अगर ये विलुप्त हुई तो ये कई सारी प्रजातियों के लिए संकट उत्पन्न कर देगी। तो ऐसी प्रजातियों को कीस्टोन प्रजाति बोलते हैं। इसके नाम में की आ रहा है, तो की बोलते हैं ना, ये एक की पॉइंट है। तो की पॉइंट का मतलब मुख्य प्रजाति, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए शिकारी होते हैं, अगर शाकाहारी जो जानवर होते हैं अगर उनकी संख्या को कंट्रोल ना करा जाए, तो जो शिकारी होते हैं, यदि आपने उन शिकारी जानवरों का एक तरीके से खात्मा कर दिया तो शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे पेड़ पौधों की लाइफ में संकट आ जाएगा, उनकी संख्या घट सकती है। तो यहां पर कीस्टोन प्रजाति कौन हो गया, वो शिकारी। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। हाथी, समुद्री ऊदबिलाव, हमिंग बर्ड, ये कई सारे उदाहरण है कीस्टोन प्रजातियों के। तो बेस्ट ऑप्शन है हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। चावल में आमतौर पर होने वाली कौन सी बीमारी को गरीब चावल किसानों की बीमारी के नाम से जाना जाता है। चावल की जब भी बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो वेरी ह्यूमिड एरिया होते हैं, जहां पर आर्द्रता बहुत अधिक होती है, वहां पर वर्षा की बात करें तो 150 से 300 सेंटीमीटर वर्षा चावल के लिए चाहिए। 22 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान चाहिए, तभी आर्द्रता उत्पन्न हो पाएगी, ह्यूमिडिटी उत्पन्न हो पाएगी। ज्योग्राफी से इसको आप लिंक कर सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे ये एकदम स्टैटिक प्रश्न है। ये क्यों लिया गया है, पहले तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको लगाओ। इकोनॉमिक टाइम्स में देखिए एनवायरनमेंट का ये आर्टिकल, इसको आप एग्रीकल्चर से भी जोड़ सकते हैं। यहां पर एक स्टडी है, उसने ये बताया कि एक टाइप का नीमाटोड है। नीमाटोड क्या होते हैं, नीमाटोड एक प्रकार के राउंड वॉर्म्स होते हैं। ये बेसिकली ऐसे कहे जाते थे कि ये जहां पर भी ये उत्पन्न होते हैं ना, तो आसपास की प्रजातियों को नष्ट करते हैं। बट यहां पर एक प्रकार के नीमाटोड की स्पीसीज को खोजा गया है जो यहां पर प्रोटेक्ट करेंगे हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो हमारी क्रॉप है, उसको किससे, खरपतवार नाशी यानी जो पेस्टिसाइड होते हैं उनसे ये इसको रक्षा करने का प्रयास करेंगे। तो उसी के अंदर मैंने आपसे ये प्रश्न पूछ दिया है, चावल में कौन सा रोग होता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है भूरा धब्बा यानी कि सी। 2017 की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आया था। आप देखिए बहुत स्टैटिक प्रश्न है। इस प्रश्न को लेने का कारण केवल इतना है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये जब भी न्यूज में आता है हम लोग खूब सारा अध्ययन तो कर लेते हैं, एकदम डीप में जाके उस स्पीसीज का भी अध्ययन कर लेते हैं, बट हम ये भी अध्ययन करना चाहिए हमको कि ये पर्टिकुलर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसकी लोकेशन क्या है। देखो मैपिंग की दृष्टि से यूपीएससी बहुत ज्यादा स्टैटिक प्रश्न पूछता है, एकदम टू द पॉइंट, कि भैया वो एक सागर दे देगा, लाल सागर, इसके चारों तरफ सीमा बनाने वाले कौन से देश हैं। उसी प्रकार वो इस टाइप के प्रश्न में पूछेगा कि ये लहिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में एलोकेटेड है, वही यहां पर पूछा गया है। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। अब आपको ये अगर आपने सुना होगा इसके बारे में तो आप तुरंत लगा लेंगे। इसका बेस्ट ऑप्शन है ए, अरुणाचल प्रदेश। अब इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग
पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य को यहां पर आप देखोगे इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था। क्यों? यहां पर आपको पता होगा जो हॉर्निबल होता है ना, हॉर्निबल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम इन्होंने एक स्टार्ट किया था प्रजाति को संरक्षण करने के लिए। उसके लिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड के माध्यम से सम्मानित करा गया था। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आज के तत्व में मैंने एक स्टैटिक पोर्शन लिया है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, दोनों में से आप इसको कवर कर सकते हो। गंधार कला आजकल बहुत ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे हैं, उसकी लिस्ट टेंटेटिव लिस्ट आती है, तो मैंने सोचा कि आपको ये जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। जब भी हम लोग गंधार कला की बात करते हैं तो बेसिकली गंधार कला, मथुरा कला और जो हमारा अमरावती की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 3 प्रकार की कलाएं हमने इतिहास में देखी हैं जो हमारे कला संस्कृति में भी हमको पढ़नी होती हैं। गांधार कला की उत्पत्ति की बात करेंगे तो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां से इसकी उत्पत्ति समझी जाती है। अब यहां पर आप देखोगे ना कि हम जब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो गौतम बुद्ध जो थे वो कैसे थे दिखने में, जब हमने अब बहुत सारी आगे आने वाली पीढ़ी ने उनको नहीं देखा, राइट, तो अब उनका एक चित्रण करा गया, उनकी एक मूर्ति बनाई गई। तो वो मूर्ति जिस स्टाइल से बनाई गई, जिस आर्ट में बनाई गई, उसी आर्ट को पर्टिकुलर नाम दिया गया। तो जब भी हम लोग गंधार कला की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं जैसे यूनानी कला के संदर्भ में। तो यूनान में आप देखोगे जिस तरीके से अपोलो उनके देवता हैं, तो अपोलो की कलाकृति कैसे बनती है, यहां पर आप देखोगे यहां पे गौतम बुद्ध ने एक शाल ओढ़ रखी है, इनके बाल कैसे करली घुंघराले, ऐसे ही बाल आपको अपोलो में मिलेंगे। अपोलो के वस्त्र भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो जब कोई जो मूर्तिकार होता है वो जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश के हिसाब से अगर कोई मूर्ति का निर्माण करेगा तो उसमें उसका चित्रण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो यहां पर ये सब विशेषताएं किसकी होती हैं? गांधार कला की। तो आप देखोगे यहां पर कि, और बेसिकली ये क्या है, जहां पे कनिष्क प्रथम के बारे, जो कनिष्क प्रथम है उनके कार्यकाल में इस कला को मैक्सिमम यूज करा गया बौद्ध की मूर्तियां बनाने में, ठीक है। यहां पर आप देखो भूरे रंग के पत्थर का इस्तेमाल होता है। जब भी हम लोग मथुरा कला की बात करेंगे तो मथुरा कला में चाहे आप बौद्ध की बात करें, जैन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो यहां पर देवी देवताओं को एक योद्धा के रूप में रिप्रेजेंट करा जा रहा है, ठीक है। यमुना नदी के आसपास आपको ये कलाएं देखने को मिलेंगी जिसको हम लोग मथुरा कला के नाम से जानते हैं। जब हम लोग अमरावती के बारे में पढ़ते हैं तो ये आपको देखो कृष्णा नदी के आसपास देखने को मिलेगी। सातवाहन वंश हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसके संस्थापक सिमुक थे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जातक कथाएं आप सब लोगों ने इनका नाम सुना होगा, तो उस कथा को मूर्ति का रूप देना वो किसमें? अमरावती कला में प्रदर्शित करा जाता है। तो ये था आज का तथ्य, ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा। चलिए आज मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, यहां पे बैक्टीरिया का कई सारा नाम हुआ, तो मेरे को बताइए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, ये क्या है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा ये कॉन्सेप्ट होता क्या है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का, ठीक है। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा, और इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट करिएगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।